वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, एक और काफी तगड़ी रिपोर्ट आ चुकी है हमारे देश का जो डेटा सेंटर का मार्केट या इंडस्ट्री या सेक्टर है उसके बारे में। और इसमें एआई इंफ्रा का जो बहुत ही बड़ा शिफ्ट हो रहा है उसके कारण डेटा सेंटर का पूरा इकोसिस्टम या इंडस्ट्री किस तरीके से फोकस में आ चुका है, मैं एक एक करके सब कुछ इस रिपोर्ट के माध्यम से आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए, अभी हमारा जो डेटा सेंटर का इंडस्ट्री है उसमें क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस होते हुए आपको देखने को मिलेंगे, सबसे पहले उसको आपको समझना होगा। तो इंडिया का जो डेटा सेंटर का जो मार्केट है, पहले सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या मतलब किस तरीके से देखा करते थे कि स्टोरेज का कैपेसिटी हम ऐड कर रहे हैं इसलिए ये डेटा सेंटर का एक मार्केट है। लेकिन अभी के टाइम इस तरीके का माइंडसेट पूरा खत्म हो चुका है, ग्लोबल का मतलब पूरी दुनिया का हमको लेके। और अभी के टाइम हमारा कंट्री सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी का बात नहीं कर रहा, अभी हमारा फोकस तो पूरा का पूरा एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही शिफ्ट हो चुका है। इसके कारण हमारे देश का जो ये डेटा सेंटर का इंडस्ट्री है ये लगातार अपना एक अलग लेवल ओवरऑल द वर्ल्ड यहाँ पर एक आप कह सकते हो अपना एक इंप्लीमेंट करने का अटेम्प्ट कर रहा है और उसमें सक्सेसफुल भी हो रहा है। अब देखिए, एआई एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो इनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बहुत हाई चाहिए होता है। इसके साथ साथ इनको पावरफुल जीपीयू का क्लस्टर भी चाहिए होता है, कूलिंग सिस्टम्स भी एडवांस लेवल के चाहिए होते हैं, लो लेटेंसी परफॉर्मेंस होता है और फास्ट इंटरनेट की कनेक्टिविटी इनके लिए जरूरी होती है। अब देखिए, ये सारी रिक्वायरमेंट के वजह से क्या हो रहा है, जो कंपनियां है उनका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज्यादा एआई रेडी डेटा सेंटर्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। जो पहले ट्रेडिशनल फैसिलिटीज में होता था, तो अभी के टाइम ट्रेडिशनल फैसिलिटीज तो लगभग खत्म ही हो चुका है, मतलब उसमें कोई इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। लेकिन एआई रेडी डेटा सेंटर के ऊपर पूरा का पूरा इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी फोकस है, और सिर्फ फोकस नहीं है, इन्वेस्टमेंट काफी हेवी तरीके से वहां पर हो भी रहा है। अब देखिए, इसमें एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड भी निकल कर आ रहा है। इंडिया का जो डेटा सेंटर का इंडस्ट्री है उसमें कहीं ना कहीं 2030 तक 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का दोस्तों यहाँ पर बात किया जा रहा है। ये नंबर कितना बड़ा है, अब जरा वीडियो पॉज करके सोचने की कोशिश करो। 2 लाख करोड़ का यहाँ पर बात हो रहा है। अब देखिए, मार्केट का जो ग्रोथ है वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है सीएजीआर के हिसाब से 26% का होगा, और ये परसेंटेज अपने आप में काफी ह्यूज है। अब देखिए, ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पर जो डिमांड निकल कर आ रही है, डिमांड किसी एक सोर्स से नहीं आ रही है, डिमांड यहाँ पर एआई का जो वर्कलोड है वहां से भी आ रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग से भी आ रही है, एंटरप्राइजेस का जो डेटा स्टोरेज है वहां से भी आ रही है, फाइनेंशियल सर्विसेज से भी आ रही है, और इंडिया का जो डिजिटल ग्रोथ हो रहा है उससे भी आ रही है। तो ये पूरा का पूरा डिमांड किसी एक चीज के ऊपर निर्भर नहीं है, मल्टीपल सोर्सेज सेगमेंट्स के ऊपर डिपेंड है, जिसके कारण ओवरऑल ये डेटा इंडस्ट्री है, फिर आप कह सकते हो एआई डेटा सेंटर्स का जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है हमारी कंट्री में अब काफी तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शहरों का पार्टिसिपेशन आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें मुंबई की, फाइनेंशियल और कनेक्टिविटी का हब अभी के टाइम पे एआई डेटा सेंटर का आपको ये देखने को मिलेगा। मुंबई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी के टाइम बना हुआ है, उसके पीछे के बहुत सारे कारण है। सबसे पहले एक मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, लोकेटेड यहीं पे आपको नजर आएंगे। इसी के साथ साथ ग्लोबल इंटरनेट का कनेक्टिविटी का मजबूत कनेक्शन मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। रियल टाइम प्रोसेसिंग का डिमांड भी यहाँ पर काफी हाई लेवल का है, और लो लेटेंसी कहीं ना कहीं क्रिटिकल होती है बैंकिंग और ट्रेडिंग सिस्टम के लिए। इसके कारण मुंबई अभी के टाइम इस लेवल का कनेक्टिविटी का बहुत ही बड़ा हब बनता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन मुंबई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि लैंड्स का जो प्राइस है यहाँ पर काफी एक्सपेंसिव है, पावर का कॉन्स्टेंट होने का भी इन बिटवीन चांस बना रहता है, और एक्सपांशन का जो स्पेस है मुंबई में काफी लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा। तो भले ही यहाँ पर बहुत सारी चीजें मुंबई में हो रही हो हाई लेवल की, लेकिन ये कुछ चैलेंजेस भी मुंबई में अभी यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं। इसी की वजह से हमारा कंट्री क्या कर रहा है, किसी एक सिटी के ऊपर डिपेंड ना रह के मल्टीपल सिटी में एक्सपांड करते हुए हम नजर आ रहे हैं। अब मुंबई के बाद चेन्नई की बात करें तो ये लगातार एआई गेटवे में ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा।
चेन्नई भी अभी के टाइम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है बिकॉज नया सबसी केबल का लैंडिंग स्टेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी यहाँ पर काफी बेटर है। इसके साथ साथ लेटेंसी का परफॉर्मेंस भी यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एआई इंफ्रा का डिमांड भी अब लगातार बढ़ना शुरू हो चुका है। इसके कारण चेन्नई भी एक मेजर टेक्नोलॉजी का गेटवे के हिसाब से एमर्ज होता हुआ आपको नजर आएगा। तो मुंबई के साथ या मुंबई के बाद अब चेन्नई कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंडस्ट्री के रडार पे आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, हैदराबाद को आप भूल नहीं सकते बिकॉज हैदराबाद की बात करें, हाइपर स्केल एक्सपांशन सेंटर का आप कह सकते हो मेन पॉइंट या मेन रीजन हैदराबाद अभी के टाइम आपको नजर आएगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ग्लोबल क्लाउड कंपनियों का आपको देखने को मिलेगा बिकॉज मुंबई में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वही हैदराबाद का सबसे बड़ा एडवांटेज है और वो क्या है, लैंड का अवेबिलिटी। और हैदराबाद में बहुत बड़े बड़े लैंड का अवेबिलिटी यहाँ पर आपको नजर आएगा। स्केलेबल पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर आपको देखने को मिलेगा। एक्सपांशन का कॉस्ट भी कंपेयर टू मुंबई कम देखने को मिलेगा और ये सुटेबल है बल्क एआई मॉडल ट्रेनिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं मुंबई की जो दिक्कत है वही हैदराबाद की अभी की सबसे बड़ी ताकत यहाँ पर निकल कर आ रही है। और मेजर ग्लोबल क्लाउड कंपनी भी यहाँ पर हैदराबाद में एक्सपेंड कर रहे हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, एडब्ल्यूएस की बात करें, ये नाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। तो अब तक जितना भी डेटा हमने देखा सब कुछ काफी पॉजिटिव, सब कुछ काफी बढ़िया था, लेकिन देखिए जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना ही उसमें चैलेंजेस यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ खतरे भी देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। सबसे पहले पावर सप्लाई का खतरा, बिकॉज जो बात हमने अभी देखी डिस्कस किया कि एआई रेडी डेटा सेंटर जो होते हैं उनको एक्चुअली बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई का जरूरत होता है। अब देखिए यहाँ पर पॉसिबली इश्यूज क्या क्या निकल कर आ सकते हैं। ग्रिड के बारे में पिछले एक महीने में आई थिंक मैंने 5 या 6 बार वीडियो में बात की होगी। ग्रिड का लिमिटेशंस का प्रॉब्लम हमारे कंट्री में नजर आ रहा है। मतलब पावर हम बहुत जनरेट कर रहे हैं लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा पावर वेस्ट हो रही है बिकॉज ग्रिड का अवेबिलिटी नहीं है। तो ग्रिड का लिमिटेशंस ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। डिले भी हो सकते हैं पावर के अप्रूवल में, एनर्जी कॉस्ट भी हाई इन बिटवीन। उसके अलावा हाई मेगावाट कनेक्शंस लाने के लिए भी डिफिकल्टीज फेस हो सकती है और ये कुछ चैलेंज है जो प्रोजेक्ट का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको भी इम्पैक्ट कर सकता है। साथ ही साथ कूलिंग सिस्टम का जो कॉस्ट है उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा बिकॉज एआई सर्वर को क्या करता है, बहुत ज्यादा कूलिंग सिस्टम का जरूरत होता है बिकॉज इनकी जो हीट होती है बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जनरेट होती रहती है। इसके कारण कूलिंग का एक्सपेंस भी बढ़ता है, मेंटेनेंस का कॉस्ट भी बढ़ता है और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पर हमको नजर आती है। तो ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स की बात करें वो कहीं ना कहीं इस चीज को सपोर्ट करते हुए नजर तो आएंगे ही नहीं। इसी के वजह से एआई का ओवरऑल जो वर्कलोड है इफिशिएंट तरीके से हैंडल करना काफी जरूरी है। अभी के टाइम इस इंडस्ट्री के या मार्केट के जो एनालिस्ट है किन किन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स है वो अभी के टाइम मॉनिटर कर रहे हैं कि एक्चुअल में डिमांड का एब्सॉर्प्शन किस तरीके से हो रहा है और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिप्लॉयमेंट का स्पीड है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ हर एक रीजन में जहां पर एक कामकाज चल रहा है वहां पर पावर कितना अवेलेबल है, नहीं है, क्या पर्टिकुलर सिचुएशन है, इसके ऊपर भी यहाँ पर मॉनिटरिंग चालू है। साथ ही साथ एक्सपांशन का एग्जीक्यूशन सच में हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, स्पीड कैसी है, इसके ऊपर भी फोकस है। और कंपटीशन यहाँ पर डोमेस्टिक और ग्लोबल प्लेयर के बीच में किस तरीके का है, यहाँ पर भी एक्सपर्ट्स का मॉनिटरिंग चल रहा है। तो फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहीं ना कहीं जो डिपेंड होगा एआई रेडी इंफ्रा में किस तरीके से फास्ट डिप्लॉयमेंट किया जाता है, पावर एक्सेस कितना रिलायबल रहता है और एडवांस कूलिंग का कैपेबिलिटी कितना अच्छा रहता है, नहीं रहता, ये सारी चीजें भी यहाँ पर जितनी अच्छी होगी उतना ही ज्यादा सक्सेस यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। तो देखिए ओवरऑल रिपोर्ट काफी तगड़ी है, काफी जबरदस्त है। इसके कारण हमारे देश के बहुत सारे कंपनियां बाजार की फोकस में बनी रहेगी। तो कौन सी रह सकती है उनके नाम भी यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। सबसे पहले लार्ज कैप कंपनी की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री, अदानी एंटरप्राइजेस, टीसीएस और इन्फोसिस बाजार की फोकस में रहेंगे। मिड कैप में बात करें तो टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, ब्लैक बॉक्स, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, ये कंपनियां फोकस में रहेगी। स्मॉल कैप की बात करें तो सर्वोटेक, रिन्यूएबल पावर सिस्टम और नेटवेब टेक्नोलॉजी, ये कंपनियां बाजार की फोकस में रहेगी। ओवरऑल व्यू की बात करें तो इंडिया का डेटा सेंटर का जो सेक्टर है एक नए फेज में एंटर करता हुआ आपको नजर आएगा। पहले एक बेसिक स्टोरेज की तरह हमारे देश का ये इंडस्ट्री को देखा जाता था, लेकिन अभी एक जबरदस्त एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कन्वर्ट होते जा रहे हैं और यहाँ से कैपेसिटी का एक्सपेंशन जो था पहले का
अब वो कन्वर्ट होके हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर, माफ कीजिएगा, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। ट्रेडिशनल फैसिलिटीज को पीछे छोड़कर अभी हम जीपीयू रेडी एनवायरनमेंट के ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल हमारी इंडस्ट्री के लिए, कंट्री के लिए, आने वाले समय के ग्रोथ के लिए ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव नजर आ तो रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म का अपॉर्चुनिटी भले ही कितना मजबूत हो, लेकिन एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा यही डिपेंड करेगा, सक्सेस कितना बड़ा हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। होपफुली सब कुछ बढ़िया होगा। तो रिपोर्ट अपने आप में काफी जबरदस्त निकल कर आ रही थी, वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए। और सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।